सर। तो आरएसआई जब हम रेंज शिफ्ट की बात करते हैं तो जो ट्रेडिशनल आरएसआई होता था वो 70-30 ओवरबॉट ओवरसोल्ड के हिसाब से चलता था, जो वेल्थ फाइल के साहब ने बोला। नाउ अभी जो आरएसआई रेंज शिफ्ट है, हम इसकी बात करते हैं 40-80 एंड 60-20 बुलिश और बेयरिश। ऐसा यार वो बातें जो है ना, वो सारी बातें बिगिनर्स के लिए होती हैं, जिनको भाई अब आरएसआई किसी को इनिशिएट करना है आरएसआई के अंदर, तो उसको कुछ तो बताना पड़ेगा, चाहे 70-30 बता दो, चाहे 80-20 बता दो, वो इशू नहीं है। इशू ये है आरएसआई में, एक्चुअल इशू जो होता है वो हमेशा मल्टी टाइम फ्रेम अंडरस्टैंडिंग का होता है। तो अगर मान लीजिए स्मॉलर टाइम फ्रेम में वो कोई डाइवर्जेंस दिखा रहा है या 80 का लेवल दिखा रहा है और आप ये सोच रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो आपको हमेशा उस टाइम फ्रेम से ऊपर वाले टाइम फ्रेम पे जाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि भाई क्या उसके अंदर में ऐसा कुछ इस छोटे टाइम फ्रेम से विपरीत तो नहीं हो रहा। तो हमेशा जिस तरीके से हम प्राइस एक्शन में भी कोशिश करते हैं कि दो टाइम फ्रेम्स को कम से कम नोटिस करें कि इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो 5 और 15 मिनट को देखें, अदरवाइज जो है वो 75 मिनट या डेली को देखें। तो अगर आप किसी भी सिंगल टाइम फ्रेम में आरएसआई को ऑब्जर्व करेंगे तो दैट इज नॉट माई वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग आरएसआई। जो भी सिंगल टाइम फ्रेम पे, चाहे आपको रेंज शिफ्ट दिख रही है, चाहे आपको डाइवर्जेंस दिख रही है, उसको आपको हायर टाइम फ्रेम पर जाकर जरूर देखना पड़ेगा और लोअर टाइम फ्रेम पर भी जाकर देखना पड़ेगा कि इमीडिएटली क्या हो रहा है। अब जैसे आप ये देखो, मैंने 75 मिनट चार्ट के बारे में ये बात बोली थी, किसी एक या दो बंदे ने मुझसे ये सवाल पूछा था, तो मैंने उनको ये जवाब दिया था कि 75 मिनट चार्ट में इस पॉइंट पर एक रेंज शिफ्ट हुई है। तो दैट इज इंडिकेटिंग, अगर मैं इस रिप्ले को यहां तक लेके आऊं, आप ये देखो, यहाँ जो ये बाजार सिंगल एक तरफ चला था, यहाँ पे ये RSI एट द एंड ऑफ द डे ऑन 75 मिनट चार्ट वाज शोइंग अ रेंज शिफ्ट। अब इस रेंज शिफ्ट को देखकर सिंगल टाइम फ्रेम में अगर कोई आदमी ट्रेड कर रहा है तो वो ये कहेगा कि यहाँ पर रेंज शिफ्ट हो गई और यहाँ पर जो है वो पुराना स्विंग हाई ब्रीच हो गया, तो इससे बढ़िया तो मौका, इससे बढ़िया तो ब्रेकआउट और कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन जैसे ही आप इस पॉइंट को 15 मिनट चार्ट पर देखते हो, आप ये देखते हो कि यार ये 15 मिनट का जो चार्ट है ये तो ओवर एक्सटेंडेड है, ओवर स्ट्रेच्ड है। तो ऐसे में इन दोनों टाइम फ्रेम को देखकर ये बात नजर आती है कि भाई इट नीड्स टू कूल डाउन और फिर उसके बाद अप मूव चालू होगा। ये तो हो गए नीचे के टाइम फ्रेम की बात। अब इसी टाइम फ्रेम, इसी बात पे ऊपर आ जाओ, डेली चार्ट में क्या हो रहा है। तो डेली चार्ट में ये नजर आ रहा है कि भाई ये जो डेली चार्ट था ये स्ट्रेच्ड था और ये कूल ऑफ होके नीचे गया है, और अभी इसकी जो टोटल रीडिंग है वो 50 के ऊपर है, 60-62 है। तो इसकी रीडिंग ये बता रही है कि ये भी अभी कमजोर नहीं है। तो नेट बात क्या हुई कि डेली चार्ट इज ओके, स्ट्रेंथ वाइज द बायस इज on the bullish side. On 75 minute we are noticing a range shift. On the basis of that we can say that 75 minute chart is gaining in momentum, but 15 minute chart is telling us कि भैया यहाँ पर जो है थोड़ा स्ट्रेच लेवल हो गया है, तो अब इसको
कूल ऑफ होना है। तो यहाँ से एक नॉर्मल और नेचुरल बात जो मुझे इन तीनों टाइम फ्रेम्स को देख के समझ में आई थी, मयंक ने मुझसे ये बात पूछी थी शायद, और मैंने इसको जवाब भी लिखा था। ये जितनी बातें मैंने बोली हैं ये इसको मैंने उस दिन लिख के बताई थी, और मैंने ये कहा था कि भाई ये 15 मिनट का मुझे ये बता रहा है कि ये यहाँ से बाकी जनता चिल्लाएगी कि ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आ गया, मगर 15 मिनट का चार्ट ये बता रहा है कि ये यहाँ से कोई ब्रेकआउट नहीं है, ये यहाँ से कूल ऑफ करेगा। और ये यहाँ से कूल ऑफ करेगा तो कितना करेगा, ये हमारा 15 मिनट का वैलिड लो है। इस वैलिड लो से यहाँ तक की एक फिबोनाची ड्रॉ करो और ये देखो कि भैया वो नीचे कहाँ तक ले जाता है। मान लो मैंने ये 2 लेवल ड्रॉ कर दिए, अब हम आ गए वापस। अब आप ये देखो ये 61.8 तक तो ये वापस आ चुका है। अब यहाँ पर दूसरी बात क्या है इस फिबोनाची के अलावा, दूसरी बात ये है कि इस पॉइंट पर एक गैप भी है। तो ये वाला जो कूल ऑफ 15 मिनट्स है, इसने थोड़ा सा परेशान किया है उन लोगों को, क्योंकि जल्दबाजी में। लेकिन क्योंकि हम डेली चार्ट पर एक करेक्टिव में है, और वो करेक्टिव मैंने अपनी एक वीडियो में बताया भी था कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये करेक्टिव 16 से 18 दिन तक चलना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पर जो डेली चार्ट में ये जो अपस्विंग है ये यहाँ से शुरू हुई, और करेक्टिव शुरू तो यहाँ से हुआ, मगर यहाँ पर जब इसने इस बेसिक को ब्रीच किया तो ये पता चला कि ये डेली चार्ट में एक करेक्टिव मोड में आ गया है। और वो करेक्टिव मोड मैंने इसके अलग अलग जो फॉर्मेशंस हैं, कि वो एक जिगजैग हो सकता है, या वो एक ट्रायंगल हो सकता है, या वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ 2 जिगजैग्स हो सकता है, दैट रिमेन्स टू बी सीन। अभी भी वो वाला जो स्ट्रक्चर है करेक्टिव का, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर अभी भी हम नहीं पढ़ पाए हैं। मगर मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि 75 मिनट में हमने यहाँ से एक रेंज शिफ्ट दिखाई थी और एक फर्दर बिल्डअप ऑफ मोमेंटम दिखाया था, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो गैप है, ये गैप नहीं ब्रीच होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि एक जिगजैग यहाँ पर ऐसे कंप्लीट हुआ, उसके बाद दूसरा जिगजैग कुछ इस तरह से बनना चाहिए। लेकिन वो क्या लेगा मुझे नहीं पता, लेकिन बेस्ड अपॉन माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्राइस एक्शन एंड मोमेंटम इन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, कि ये वाला जो पॉइंट है, ये 17,777 से जो हम नीचे आए हैं, ये हम 15 मिनट के RSI को कूल ऑफ करते हुए आ रहे हैं, और इसमें अभी यहाँ नीचे जाने की गुंजाइश बची है। लेकिन अगर ये इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर खुलता है मंडे को, या इसके ऊपर चलने लगता है, तो फिर हमको यही मानना पड़ेगा कि यहाँ पर एक वैलिड लो और बन गया और यहाँ से एक नई अपस्विंग शुरू हो गई। तो ये बेसिक टेस्टेड और वैलिड पिवट की फॉर्मेशन के साथ साथ में अलग अलग टाइम फ्रेम पे अगर हम RSI के मोमेंटम को और इसकी स्विंग्स को समझते हैं, तो हमको थोड़ा सा प्रोबेबल स्ट्रक्चर भी डिराइव करने में मदद मिल जाती है। आपके सवाल का मोस्ट वैल्यूएबल टेक अवे पॉइंट ये है कि RSI हैज नेवर टू बी स्टडीड इन अ सिंगल टाइम फ्रेम। आप ये देखो कि उसके अंदर जिस टाइम फ्रेम में रेंज शिफ्ट दिख रही है, अगर उससे छोटे टाइम फ्रेम में वो एक्सटेंडेड या स्ट्रेस्ड है, तो डिस्पाइट द रेंज शिफ्ट इन योर टाइम फ्रेम,
there is likelihood of there being a dip in prices because in smaller time frame it might have gone overstressed.